हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आप 9 AM और 9 PM पर डेली लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण व वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है या किसने कहा है? कोजर, डेहरनडार्फ, मार्क्स या मिल्स? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा राल्फ डेहरनडार्फ ने सत्ता के असमान वितरण को वर्ग निर्माण या वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी माना है। इसके अलावा इन्होंने सत्ता की संरचना के दो हिस्सों की बात की है। डेहरनडार्फ ने एक शासन और दमन, डोमिनेशन एंड सब्जेक्शन, और दूसरा मुख्य तथ्य डेहरनडार्फ से यह संबंधित है कि इन्होंने संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत किया है, चैनलाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं माना है। लेकिन इन्होंने समाज को संघर्ष का ही भाग माना है, संघर्ष को समाज का ही भाग माना है, लेकिन इसे एक संस्था और निर्देशित कृत कर दिया था इन्होंने संघर्ष को। अगला है, डेहरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत है आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ या जातिगत स्वार्थ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सत्ता संबंध। तो इन्होंने कहा है कि औद्योगिक संघर्ष संस्थागत अलगाव के रूप में देखा जा सकता है और इसकी तीव्रता और हिंसा में कमी करने में मुख्य भूमिका सत्ता की होती है। तो अतः इन्होंने कहा कि औद्योगिक संघर्ष एक संस्थागत संघर्ष के रूप में परिभाषित करते हैं या देखते हैं। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? चार्ल्स सिमेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या नोआम चोम्स्की? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स सिमेल। इनके अलावा और सकारात्मक प्रकार की कौन बात करते हैं? तो कोजर, इनसे पहले कोजर इसकी चर्चा करते हैं। तो जो चार्ल्स सिमेल है और कोजर है, इन्होंने संघर्ष के सकारात्मक माना है क्योंकि यह बहुलवादी समाजों में संघर्ष को जोड़ने का काम करते हैं। अगला, निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है? सोरोकिन, बोगार्ट्स, लिपसेट बेंडिक्स एंड मैकाइबर एवं पेज? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैकाइबर एवं पेज। इसके अलावा अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की भी चर्चा मैकाइबर एवं पेज करते हैं। इन्होंने कहा, जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विरोधी व्यक्ति या समूह के मार्ग में बाधा डालते हैं तो एक दूसरे को सीधे चोट जब पहुंचाते हैं तब वह प्रत्यक्ष संघर्ष होता है, और जब वर्ग संघर्ष, क्रांति या युद्ध बड़े सामाजिक उद्देश्यों आधारित जो सामूहिक संघर्ष होता है तो उसमें संघर्ष व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी दूसरे हित को नुकसान पहुंचाए हुए, तो उसे अप्रत्यक्ष संघर्ष इन्होंने कहा है। लेकिन इनका जो यह अप्रत्यक्ष संघर्ष का रूप है, कई विद्वानों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। अगला है, शीत युद्ध एक उदाहरण है वर्ग संघर्ष का, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का या अप्रत्यक्ष संघर्ष का? तो वर्ग संघर्ष जो हो शीत युद्ध जो हो जाएगा वह अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। अगला है, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य या पार्थक्य? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह पार्थक्य या डिविजन्स को माना गया है। उनके अनुसार समाज स्वयं एक संघ और संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों के साथ जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं। जब इसमें डिवाइड या विभाजकता आती है तो वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ऐसा गिडिंग्स का मानना
है, या पार्थक्य को लेकर या विभाजकता शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्षों में विभेद किया है? गिलिंग एंड गिलिंग, कार्ल मैनहीम, मैकाइवर एवं पेज, या लेविस कोजर। तो यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक संघर्ष को दो प्रकारों में विभाजित किया है लेविस खोजर। इन्होंने कहा कि जो संघर्ष विशिष्ट मांगों की हताशा से उत्पन्न होते हैं और जिन्हें एक साधन के रूप में आगे बढ़ाया जाता है उसे यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं, जबकि गैर यथार्थवादी संघर्ष एक विरोधी द्वारा तनाव मुक्त करने की आवश्यकता का परिणाम स्वरूप गैर यथार्थवादी संघर्ष होता है। अगला है आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय में निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया है? कोजर, वेबर, डेहरनडॉर्फ या शिमेल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंतरिक और बाह्य संघर्ष की भी चर्चा कौन करते हैं? लुइस कोजर। बाह्य संघर्ष एक समूह पर किसी बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा गया कारगिल युद्ध। और वहीं आंतरिक संघर्ष एक समूह द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिनका लोग उसमें से कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग नहीं। जैसे जाति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जाति बहिष्कृत करना, यह एक आंतरिक संघर्ष का कारण होता है, क्योंकि कुछ लोग बहिष्कृत किया जाना उचित मानते हैं, कुछ लोग अनुचित मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वे बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर करने से होती है? तो किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेहरनडॉर्फ, वेबर या शिमेल। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? शिमेल का कथन है कि अगर समूह में एकता बढ़ानी है तो संघर्ष के माध्यम से समूह की जो गलतफहमियां उसको दूर करने से ही समूह की एकता बढ़ती है, ऐसा शिमेल का कथन है। अगला है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे में संघर्ष को कहते हैं सामाजिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष या अवैयक्तिक संघर्ष। तो जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती हैं तो उसे अवैयक्त संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष या विरोध की उस स्थिति का नाम होता है जिसमें संबंधों की विभिन्नताओं की स्थिति बनी रहती है, अर्थात संबंध क्लियरली पता नहीं चलते हैं किस कारण से संघर्ष हो रहा है। किसने निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? तो कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस या डेहरनडॉर्फ। तो सूक्ष्म समेकित संघर्ष की चर्चा किसने की है? तो यह कॉलिन है। रेंडन कॉलिंस ने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया और इनका कथन था जो मेरा अपना मुख्य योगदान संघर्ष के उन बृहद स्तरों के सिद्धांतों को सूक्ष्म स्तर का जोड़कर देखना था, जैसे जमीनी स्तर पर अंतःक्रिया के प्रतिदिन जीवन के स्तरीकरण संगठन को दिखाने का प्रयास करता है। तो इन्होंने जो बृहद संघर्ष था उसको निम्न स्तर पर या सूक्ष्म स्तर पर दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली या पूरी तरह से एकीकरण करने वाली? तो जो प्रतिस्पर्धा होती है वह आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली एक प्रथा होती है, क्योंकि स्पर्धा जब पैदा होती है तब सीमित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अनेक लोग लड़ते हैं। तो इस प्रकार लेस्ली वाइट थे, इन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप स्टीयरिंग द गोल दैट्स वी कैन द विन। अर्थात सभी जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग में,
आत्मसातकरण में, संघर्ष में या समझौते में। तो जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह संघर्ष में तब्दील हो जाती है। अगला है, अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? विघटन, अराजकता, तानाशाही या संघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा जब अपने चरम रूप में प्रस्तुत होती है तो वह संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के कुछ नियम होते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और इन नियमों का पालन करना होता है, तभी प्रतिस्पर्धा सच्ची प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से करके ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं तो वह प्रतिस्पर्धा कही जाएगी। अगर आप उसी जगह आप नकल या पैसे देकर उस प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन करके भाग लेते हैं तो वहाँ पर एक दो वर्ग हो जाएंगे, एक जो अपनी सच्चाई या ईमानदारी से उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और दूसरा वर्ग वह हो जाएगा जो पैसे देकर या नकल मार करके उस परीक्षा को पास करना चाह रहा है। तो इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में तमाम केस पड़े मिलते हैं आपको। अगला, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है गिलिंग एंड गिलिन, फिटर, मैक्स वेबर ने या कोजर ने। तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष मानते हैं तो मैक्स वेबर। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैक्स वेबर जो है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। इन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रयत्न या अर्थात अवसरों से लाभ की प्राप्ति अर्थात अपनी उपयोगिताओं को पूरा करना होता है, तो यह शांतिपूर्ण संघर्ष होता है। अर्थात यहाँ पे कुछ लिमिटेड साधन होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक लोग बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक प्रतियोगिता है? ईरान युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में सांप्रदायिक संघर्ष या मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच जो है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो प्रतियोगिता का स्वरूप होता है व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है, संगठन या सामाजिक कुछ भी हो सकता है। यदि कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति यह कोशिश करते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करना है और कुछ नियम कानून बनाकर उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा। जैसे दो क्रिकेट टीमों के बीच प्रतियोगिता होती है, फुटबॉल मैचों के बीच, क्रिकेट टीम के बीच प्रतियोगिता को सामूहिक प्रतियोगिता कह सकते हैं, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, तथा दो प्रकार के समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जैसा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच प्रतिस्पर्धा होना किसी चीज़ को लेकर। इसके अलावा कुछ मुख्य बातें यह हैं कि मैक्स वेबर जो है प्रतियोगिता को विश्वव्यापी प्रक्रिया मानते हैं और इसे दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है, एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। वहीं गिलिंग एंड गिलिंग ने इसे वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता के रूप में विभाजित किया है और कूले ने प्रतियोगिता को व्यक्ति पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालने वाला कारक माना है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? ग्रीन ने, कोजर ने, सीमेल ने या र्यूटर ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह कोजर ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा हमेशा है सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष, जागरूक और वैयक्तिक संघर्ष? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह अचेतन प्रतिस्पर्धा जो होती है वह अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष का रूप होती है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक कारक माना
है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? अर्थात कौन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में सही नहीं है? अवैयक्तिक निरंतरता, व्यवस्थापन की प्रक्रिया या सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वह होगी सी, व्यवस्थापन की प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा के गुणों में अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया और सार्वभौमिक प्रक्रिया को लिया जाता है, जबकि व्यवस्थापन प्रक्रिया सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित होती है। अगला है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि संघर्ष दोनों को हानि पहुंचाता है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में या आंशिक रूप से पृथक करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा मुख्यतः दोनों को लाभ ही पहुंचाती है, हानि नहीं पहुंचाती है, जबकि संघर्ष लाभ एवं हानि दोनों पहुंचा सकता है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायक होती है, जबकि संघर्ष प्रगति में सहायता अर्थात परिवर्तन भी ला सकता है और ज़्यादातर बाधा भी पहुंचाता है। तो सभी सही है। अगला है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित हैं कि उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं को पाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा होगा, सहयोग होगा, सात्मीकरण होगा या संघर्ष होगा। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य हो और जो इतने सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, जैसे मान लीजिए टीचिंग का एग्ज़ाम ही है, 15 सीटें हैं और फॉर्म पढ़ते हैं 15,000, तो सब तो बन नहीं सकते। इसके लिए प्रतिस्पर्धा होगी, अर्थात एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो सबसे कौशल या कौशल व्यक्ति होगा उसी को इन 15 सीटों पर बैठाया जाएगा। तो यह एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का भाग है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।